मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को विज्ञान का वायरल पेपर कराने वाले हैं, जिसमें से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में मैक्सिमम प्रश्न आने वाले हैं। इस पेपर का संपूर्ण हल आप जरूर देखें। देखिए, पेपर का जो सेट है EN है। देखिए, इस पेपर को हल कराने से पहले आप सभी को बता दें कि आपका प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे विज्ञान हो, गणित, अंग्रेजी, कला, ठीक है, इसके साथ में आपका हिंदी का पेपर हो, ठीक है, जितने भी आपके पेपर है सभी पेपरों का एक वायरल पेपर करा रहे हैं। इस पेपर को हल करके ही बोर्ड के एग्ज़ाम में जाइएगा, जिससे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको 90% से अधिक नंबर आसानी से ला सकते हैं। सिर्फ ये पेपरों को हल करके भी चले जाएंगे तो मैक्सिमम प्रश्न यही पेपर जो कराया जाता है इसी में से बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं। हर साल ये पेपर कराते हैं और इसी में से हर साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, ये विज्ञान का वायरल पेपर है। पेपर का सेट आपको बता चुके हैं कि EN है। ठीक है, यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट का आपको संपूर्ण समय मिलेगा और जो पूर्णांक रहने वाला है टोटल 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे इसके निर्देश दे सकते हैं कि आपके कुछ महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आपको प्रत्येक पेपर में निर्देश के बारे में बताते रहते हैं, वही निर्देश यहाँ पे दिया है। आपका समय न गंवाते हुए सीधे प्रश्नों को हल कराएंगे। आपको निर्देश देखना है तो ध्यान से इस निर्देश को पढ़ सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए सीधे प्रश्न पे चलते हैं और यहाँ पे आपके सामने यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होते हैं। यहाँ पे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखिएगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, देखिए, एक खंड अ है जिसमें उपखंड क के पहले प्रश्नों को देखा जाएगा, जिसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न रहने वाले हैं। यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आपके प्रारंभ होते हैं, जिसमें आपका पहला सवाल है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति आपको बताना है कि वस्तु की स्थिति क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जितना वस्तु के आकार के बराबर ही आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, तो C वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका ये प्रश्न सही हुआ है या गलत हुआ है। जो आपको आंसर पता रहे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर साथ में लिखा कीजिए। आपको देखिए, दूसरा नंबर का यहाँ पे प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे 2 प्रश्न आपको बता देते हैं। एक पूछता है अधिकतम विचलन और अधिकतम पूछता है कि विचलन किस में होता है, तो याद रखिएगा बैगनी में अधिकतम होता है। किस में अधिकतम होता है, बैगनी में। कम किस में होता है, अर्थात न्यूनतम किस में होता है, तो वो होता है लाल रंग का। तो यहाँ पे देखिए, आपसे न्यूनतम पूछा है, यानी कि कम वाला पूछा है। न्यूनतम किस में होता है, लाल रंग का होता है। तो इसका सही जवाब C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, तीसरा नंबर का। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, यानी एक लेंस अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ऑप्शन है आवर्धन लेंस के रूप में, कार के पीछे की ओर की वस्तुओं को देखने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में, साधारण कैमरे में किया जाता है। तो देखिए, एक अवतल लेंस का प्रयोग जो किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में एक प्रश्न आपको साथ में बता देते हैं कि दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ये बोर्ड के एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ही प्रश्न आपको कराया जा रहा है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A वाला, पश्चमाभि यानी मांसपेशियाँ। तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, पश्चमाभि करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका A वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं होगा, हम गलत बता दिए। यहाँ पे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो ये होता है पुतली। इस प्रश्न का सही जवाब आप C कीजिएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, इसके लिए सॉरी। देखिए, आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 3 4 सूत्र साथ में बता देते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र P=, एक होता है VI होता है, एक होता है I² R होता है, अगला सूत्र होता है V² R होता
है। ठीक है, ये आप सूत्र को याद रखिएगा। साथ में ये भी याद रख सकते हैं कि W/T होता है। ये विद्युत शक्ति का सूत्र के सभी फार्मूला है। तो इसमें से देखिए I² R मिल रहा होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका में भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी कि यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देख के आंसर दीजिएगा कि विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए शून्य होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए, भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति आवृत्ति आपसे पूछ रहे हैं। तो आवृत्ति आप सभी को याद होना चाहिए कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। तो भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा आपके घर में बिजली जा रहा है तो उसका आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। अब देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है उपखंड ख, जिसमें पहले रसायन विज्ञान के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। है 8वां नंबर का सवाल क्या है, आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक के बारे में बताना है कि आर्सेनिक है क्या। था आर्सेनिक एक क्या है, उपधातु है। देखिए यहाँ पे इसके अलावा आप सिलिकॉन को याद रखिएगा, उपधातु है। जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। एंटीमनी क्या है, उपधातु है। तो इन सभी तत्वों को साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रोपेन है। ठीक है, प्रोपेन देखिए आपका क्या, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। यानी प्रोपेन में कितने कार्बन की संख्या होना चाहिए, 3 कार्बन की संख्या होना चाहिए। देखिए 1 2 3 3 कार्बन यहीं पे है, इसका मतलब यही सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अन्य ऑप्शन को देख सकते हैं, 1 2 3 तो है लेकिन यहाँ पे एक ये निकला है, ये नहीं हो सकता है। 1 2 3 है लेकिन यहाँ पे ये 2 मेथिल निकल जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो सिर्फ प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होता है, सीरीज में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। जैसे Fe2O3 + 2Al क्रिया करके 2Al2O3 + 2Fe बन जाता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, एल्युमिनियम जो है आयरन को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान दे सकते हैं आप, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर होता है। देखिए ये आपके सिलेबस से निकल गया, ये प्रश्न आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका उत्तर बता देते हैं। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये 2025 में जो आपको बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे उसमें आधुनिक आवर्त सारणी जो है सिलेबस से निकल गया है, तो इस प्रश्न को मत पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखिए क्या है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए से कीजिए। यानी एसिटिक एसिड का मिलान करना है। ये आपका कॉलम ए है, कॉलम बी है, इसमें से आपको सभी को मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एसिटिक एसिड का जो प्रयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। एसिटिक एसिड जो होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड का जो प्रयोग होता है सिरके में करते हैं। तो ये पहले का तीसरा है। और एथेनॉल जो होता है इसका क्या है, विकृति गंधिता में यूज करते हैं। और इसके बाद एक कास्टिक सोडा का जो प्रयोग करते हैं साबुन के निर्माण में। और अपमार्जक का जो प्रयोग होता है कपड़े साफ करने में होता है। तो देखिए एक का तीसरा, तो अब एक का देखिए तीसरा कहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे आ जाइए। एक का तीसरा ये है, एक का तीसरा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए बी का कौन सा, बी का सेकंड है, तो बी का सेकंड देखिए कहाँ पे दिया है, देखिए बी का सेकंड यहीं पे आपका दिया है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा जरूर से, समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका 13 नंबर का है, 25 सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा 7। अब देखिए उपखंड ग में जितने भी जीव विज्ञान के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है। इसमें पूछा है क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो आपका ऑक्सीजन जो होता है ये संश्लेषित नहीं होता है। जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, लेकिन ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पित्त का संश्लेषण कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो पित्त का जो संश्लेषण होता है आपका यकृत में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए,
कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो जो मानव का हृदय होता है उसमें टोटल 4 कोष्ठकों की संख्या होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या होगा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होता है कितना होता है, 4 होता है। अगला देखिए, पुनरुद्भवन होता है यानी पुनरुद्भवन की प्रक्रिया किसमें होता है। ऑप्शन पढ़िए, प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है। हाइड्रा में होता है लेकिन प्लेनेरिया में नहीं। पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं। हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों। तो पुनरुद्भवन की जो प्रक्रिया होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया दोनों में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है किसमें होता है, तो देखिए ऑप्शन ब्रायोफिलम, आलू, चने या गुलाब। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रजनन होता है ये होता है ब्रायोफिलम में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, डार्विन प्रसिद्ध है, यानी डार्विन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि डार्विन जो प्रसिद्ध है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न देखिए, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आप बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। अब इसके बाद देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, खंड ब के उपखंड क वाले प्रश्न हैं जो आपको हल करके बताएंगे कि इस प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर के प्रश्न आने वाला है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 40 सेंटीमीटर और इसके सामने एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख भी आपको बनाना है। समझ में आ गया। तो देखिए आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए वक्रता त्रिज्या जो होता है 21 नंबर का है ना, 21 नंबर का प्रश्न देखिए कैसे हल करेंगे। वक्रता त्रिज्या जैसे सिखा रहे हैं इस तरह सीख लीजिए एकदम, ठीक है। आपके पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। 40 सेंटीमीटर। जब भी वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो आपको पहले फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। तो देखिए फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को यफ से प्रदर्शित करते हैं। यफ जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, r/2। इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये डायरेक्ट बहुविकल्पीय प्रश्न दे देता है। यहाँ पे 40 से बटा में 2 भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यफ का जो मान आया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये भी लिख लीजिएगा, अवतल दर्पण के लिए आपको बता रहे हैं। तो यफ का मान किस में लेंगे, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। इसके साथ इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु जो रखा जाता है तो उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। यू का मान हमेशा क्या लेना है, माइनस में ही लेना है, 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति मतलब हुआ कि भी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण के लिए प्लस होता है ना। यहाँ पे मान रख लीजिए 1/f का मान -20 है तो -20 रखिए बराबर 1/v और प्लस है 1/u का मान क्या है, -15 तो -15। अब इसको हल करके पहले v का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देखते रहिए आप। देखिए माइनस ये माइनस ऊपर चले जाएगा तो -1 बटा के बस चिन्ह को ऊपर कीजिएगा, 20 हो जाएगा 1/v। यह माइनस है तो माइनस प्लस को क्या करते हैं, माइनस कर देगा 1/15 हो जाएगा, ठीक है। -1/20 हो जाएगा। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा और बराबर 1/v। पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 60 होगा। 20 का देंगे 3 × 20 = 60 और प्लस 15 दूना के 15 चौक को 60 हो जाएगा। क्या होगा, 15 चौक को 60 होगा। तो 20 × 60 और 15 चौक को 60, यहाँ पे हो जाएगा 1/v। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, तो घटाने के बाद बचेगा 1/60, वो भी प्लस में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 1/v हो जाएगा। तो यहाँ पे v का मान याद करना, ध्यान दीजिए। v को ऊपर ले जाएंगे तो 60 भी क्या हो जाएगा, आपको ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए 1/60 1/v आया है ना, तो v का मान तो v ऊपर जाएगा तो 60 भी ऊपर चला जाएगा, 60v हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए भी का मान किस में आया है, प्लस में आ रहा है आपका, ठीक है। अब प्लस में आने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ भी का मान प्लस आने का मतलब हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और कितना दूरी पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, स्थिति क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को लगाइएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सवाल लगाने का आपका तरीका हो गया। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि प्रतिबिंबों के बनने को दर्शाने वाले किरण आरेख बनाइए। देखिए क और ख दिया। पहला दिया है कि वस्तु अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस के सामने फोकस एफ और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी हो तब बनाना है। दूसरा है कि वस्तु फोकस एफ और फोकस की दुगुनी दूरी 2f के बीच रखी हो तब बनाना है। तो चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। देखिए आपका पहले का जो आंसर है, कैसे चित्र बनाएंगे, तो देखिए ये प्रकाशिक केंद्र और फोकस एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इस प्रकार से आप किरण आरेख खींच सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु से क्या है, बहुत बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये इसका पहले का जवाब हो गया। अब देखिए आपके सामने दूसरा है कि वस्तु फोकस एफ और फोकस की दुगनी दूर 2f के बीच हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए आप 2f1 और f1 के बीच में वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, इस प्रकार से बनता है ना। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो उल्टा भी बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। देखिए इस प्रकार से किरण आरेख को बना लीजिएगा। देख सकते हैं कि 2f और f1 के बीच में वस्तु को रखा जाता है, प्रतिबिंब इधर बनता है। कहाँ पे बनता है, 2f2 अनंत के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 23 नंबर का, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको भी लगा के आपको समझाते हैं। देखिए आपका है कि नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के 5 प्रतिरोध एक 20 वोल्ट के बैटरी से दिखाए अनुसार जुड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं। गणना कीजिए, कह दिया है परिपथ में कुल प्रतिरोध की गणना करना है, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रतिरोध लिखा है। अब इसको देखिए आपको हल करके समझाते हैं। इस सवाल को समझ लीजिएगा कैसे इन सवालों को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए पहले आप बताइए कि 10 ओम और 40 ओम किस क्रम में है। तो आपको 10 ओम 40 क्रम जो है समानांतर में। तो पहले इसको हल करते हैं। तो देखिए 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/40। इसको पहले हल करते हैं, इसलिए कि समानांतर क्रम में है। 10-40 के एलसीएम कितना होगा, 40। इसका भाग देंगे 4 बार में और इसका भाग देंगे 1 बार में। कुल मिला के 4 5/40 हो जाएगा। तो देखिए 1/r का मान इतना है। तो r का मान क्या है, r यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो ये भिन्न पलट जाता है। तो 40 बटा के कितना लिख सकते हैं, 5 और 5/40 8 हो। चलिए इसको r1 मान लेते हैं ना, ये r1 मान लेते हैं। अब देखिए ये एक प्रतिरोध का ज्ञात कर लिए। अब इन तीनों प्रतिरोध को देखिए 30, 20 और 60 ये किस क्रम में, अभी समानांतर क्रम में है ये ना। इसका निकालेंगे जब समानांतर क्रम में है। तो 1/r बराबर 1 कितना है सभी का, 30, 20, 60 है ना। 30, 20 और क्या है 60 है। समानांतर क्रम का प्रतिरोध जोड़ने का तरीका ये होता है, ठीक है। फार्मूला आप जानते होंगे क्या होगा, 30, 20, 60 के एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 60। 30 दूना के 60 2 बार में, 20 का देंगे 20 3 बार में और 60 का देंगे 1 बार में। अब सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 6/60 हो जाएगा। यानी कि 1/r का मान क्या हुआ, 6/60 हुआ। अब देखिए r को ऊपर ले जाएंगे तो r ऊपर चला जाएगा, तो 60 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आएगा। 6 से कटेगा कितने बार में, 10 बार में। तो r बराबर कितना हुआ, 10 ओम हुआ। चलिए इसको जब r1 माने हैं तो इसको r2 मान लीजिए। देखिए अब मान लिए। तो अब देखिए आपका क्या होगा कि इसको एक नया प्रतिरोध बनाते हैं। देखिए कैसे इसको जोड़ते हैं, इसके जगह पे एक प्रतिरोध हो जाएगा, इसके जगह पे एक प्रतिरोध। तो नया आप यहाँ पे बनाएंगे तो कैसे कम्बिनेशन बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, ठीक। ऐसे बनेगा, एक प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ेंगे, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सीरीज में जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये वोल्टेज जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना, इसको हल किए हैं तो ये आपका कितना है 8 ओम। तो इसके जगह पे 8 ओम हो जाएगा। इधर वाले को हल किए तो 10 ओम आ गया,
ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट है। तो पहले तुल्य प्रतिरोध, पहले का आंसर क्या पूछ रहे हैं आपसे, परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका, देखिए इतने में लग जाएगा आपका ना। पहले का है कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R बराबर इन दोनों का क्या हो जाए, देखिए ये क्या है सीरीज क्रम में जुड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 + 10 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाए। कुल प्रतिरोध कितना जो 18 ओम। अब सेकेंड वाला देखिए क्या कर रहा है, संपूर्ण धारा को I से दिखाते हैं। I = फार्मूला होता है V/R होता है। चलिए V का मान कितना सवाल में दिया है, 12 दिया है, तो अंश में 12 रखिए। और R का मान कितना है, 18 है, कटा लीजिए। देखिए 6 दूना के 12, 36 18, यानी कि 2/3। और 3 का भाग 2 में देंगे, 0 कितना का 6 एम्पियर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका दे दी 18 और इसका दे दी 0.66 एम्पियर। तो ऐसे आपको सवाल लगाना था। ये बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का सवाल पूछता है। देखिए एक बार और समझ लीजिए क्या करना रहता है, जब इस प्रकार से जुड़ा रहेगा तो पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो समानांतर क्रम के नियमानुसार निकालेंगे। फिर इसको भी समानांतर क्रम के नियमानुसार, इसके जगह पे एक प्रतिरोध, इसके जगह पे दोनों को जोड़ेंगे तो सीरीज क्रम में हो जाएगा। और सीरीज क्रम में दोनों प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, जैसे आपको यहाँ हल करके समझाएं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सवाल दिया है इसको आप छोड़ दीजिएगा, आपके सिलेबस में ये 24 वाला जैसे विद्युत जनित्र जो हुआ, और ये सवाल ये आपके सिलेबस में ये वाला सवाल नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका अगला है उपखंड ख, 25 नंबर का, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहीं पे लिख के आपको बता देते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये नियोपेंटेन का IUPAC नाम याद रखिए, कैसे पढ़ते हैं, 2, ठीक है, 2, डाई मेथिल प्रोपेन पढ़ते हैं, डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, देखिए नियोपेंटेन का याद रखिएगा, 2, डाई मेथिल प्रोपेन इसका IUPAC नाम होता है। इसका देखिए क्या होगा आपका, यह लिखा है द्वितीय ब्यूटिल एल्कोहल है। तो देखिए ये क्या, द्वितीय का मतलब 2, फिर क्या है ब्यूटिल का है, तो इसे क्या कहेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन। ये हो गया आपका ब्यूटेन। एल्कोहल में क्या जोड़ते हैं, आल जोड़ते हैं, तो ब्यूटेन नाल हो जाएगा। आल जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनाल। अब देखिए यहाँ पे है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड, इसका IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखें, ट्राई है मतलब 3 हो जाएगा, क्लोरो में तीसरे स्थान पे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, ट्राईक्लोरीन को क्लोरो पढ़ते हैं। 3 क्लोरो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, एसिटिलीन का याद रखिएगा, एसिटिलीन को होता है एथेन होता है, क्या होता है, एथेन। एसिटिलीन का IUPAC नाम एथेन, याद रखिएगा। तो ये था संपूर्ण आपका IUPAC नाम। अब एक बार ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए पूरा, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं IUPAC नाम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। देखिए आपको बताएं कि आवर्त सारणी से संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा आप छोड़ दीजिएगा, सिलेबस में वो नहीं है आपका। ठीक है, देखिए 27 नंबर का है, क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण ही आपको लिखना है। जैसे पहला है कि चूने के पानी में देर तक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, तो क्या इसका समीकरण आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पढ़ाया गया है। शुष्क बूझे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है, तो क्या बनता है आपका। ठीक है, देखिए शुष्क बूझा हुआ चूना है, तो यहाँ पे शुष्क बूझा हुआ चूना का समीकरण बता देते हैं, CaO+Cl2 का अभिक्रिया कराने की बात कर रहा है। जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी शुष्क बूझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, CaOCl2 बन के तैयार हो जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है जिप्सम को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो जिप्सम को 140 सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है ना। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4.10H2O। तो इसको जब आप गर्म करेंगे 140 सेंटीग्रेड पर, तो ये बन जाता है आपका Ca। देखिए यहाँ पे आपका CaSO4 ½ H2O हो जाता है। ठीक है,
ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग हो जाता है और साथ में आपका 3 भाग यानी 3/2 H2O जल क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है। तो ये इसकी क्रिया इसके साथ था, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं और देखने के बाद इसको एक जगह कॉपी पे लिख के तैयार जरूर कर लीजिए। करें सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। तो देखिए सोडियम धातु है Na, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराना है 2H2O। यहाँ पर क्या बन जाएगा NaOH बनता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होता है बाहर। अब यहाँ पे रासायनिक संतुलन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 ले लीजिएगा, 2 यहाँ पे ले लीजिएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 यहाँ पे ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो ये आपका बनके तैयार होता है। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर भी किसी प्रकार के प्रश्न में आपको डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, भूलिएगा मत आप। अब देखिए आपका अथवा वाला सवाल है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पे क्या करना रहता है आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहता है। ठीक है, तो चलिए आपका इसका भी आंसर आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग भर्जन को याद रखिएगा कि वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसे भर्जन कहते हैं। इसमें से इतने एग्जाम्पल आपको लिए लिखे हैं, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। जैसे देखिए जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ भर्जन किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। चाहे ये एग्जाम्पल चाहे ये एग्जाम्पल, दोनों में से कोई एक ही एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये था आपका। अब इसके आगे देखिए इसी तरह उपे अपघटन हुआ, संक्षारण वाले जितने भी प्रश्न हैं आप साथ में याद रख सकते हैं। ठीक है, संक्षारण के बारे में आप सभी को पता है कि वायु की उपस्थिति में नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब लोहे पर क्या होता है एक परत भूरे रंग की परत जम जाता है जिससे लोहे का क्षरण होने लगता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं संक्षारण कहते हैं। उभय अपघटन के बारे में इस तरह इन प्रश्नों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उपखंड ग के जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को यहाँ पे देख लीजिए। नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। समझात तथा संवृत्ति अंग क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रकाश संश्लेषण। ये प्रश्न आप छोड़ के जा सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो प्रश्न है ये मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों के संपोषी प्रबंध पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए इन प्रश्नों को देखिए ये हुआ ये प्रश्न छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इस प्रश्न को तो एकदम छोड़ के मत जाइएगा। ये 2 प्रश्न आप जरूर पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, तो ये था आपका संपूर्ण पेपर। फिर भी किसी प्रकार के प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट में जरूर आप लिखा कीजिए, आपको उसका आंसर आपको हम 100% कमेंट में लिख के बताया जरूर करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।